Assalamu alaikum and hello everyone. Today the topic of video is basic concepts of reliability and its types. So the participants for the oral presentation will be Muhammad Zishan, Amna Shahid, Tuba Azam, Aisha Khalid, Arish Fatma and Khuradulan. So here we start our presentation. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले मैं रिलायबिलिटी को अगर डिफ़ाइन करूं तो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन ये होगी, इट टेल्स यू हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर्स समथिंग व्हेन यू अप्लाई द सेम मेथड टू द सेम सैंपल अंडर द सेम कंडीशन यू गेट सेम रिजल्ट्स। इफ़ नॉट द मेथड ऑफ मेजरमेंट मे बी अनरिलायबल। बेसिकली हम रिलायबिलिटी में ये देखते हैं कि कोई टूल या हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना वैलिड है, सेम कंडीशन पे वो कितनी दफ़ा सेम रिज़ल्ट्स देता है। अगर मैक्सिमम टाइम हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेम कंडीशन पे सेम डाटा या सेम सैंपल पुट करने पे सही रिज़ल्ट्स दे रहा है तो इसका मतलब है वो रिलायबल है। जैसे हम किसी पर्सन की बात करें, अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और वो हमारा ट्रस्ट नहीं तोड़ता और हम ये फ़ील करते हैं कि ये पर्सन रिलायबल है, ये एतबार के काबिल है। इसी तरह हम टूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि टूल कितना कंसिस्टेंटली सही रिज़ल्ट दे रहा है। अगर तो वो सही रिज़ल्ट दे रहा है तो वो एक रिलायबल टूल है जिसकी रिलायबिलिटी ठीक है। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 4 टाइप्स हो सकती हैं। इसकी पहली टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहली टाइप है टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब है द सेम टेस्ट ओवर टाइम। इंटररेटर, अगर हम इंटररेटर की बात करें द सेम टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। और अगर तीसरी फॉर्म की मैं बात करूं तो उसे हम पैरेलल फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। पैरेलल फॉर्म्स डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ टेस्ट विच आर डिज़ाइन टू बी इक्विवेलेंट। और फोर्थ टाइप की अगर बात करें तो उसे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं, द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ अ टेस्ट। नेक्स्ट आपको बताएंगी आमना। Assalamualaikum, I'm Amna Shahid from E1. My topic is test retest reliability. Test reliability पता है क्या होती है? टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती है कि हम एक टेस्ट को सेम पार्टिसिपेंट पे डिफरेंट टाइम में कंडक्ट करते हैं और उसका रिज़ल्ट देखते हैं, उसकी हम एवेलुएशन करते हैं, उसके जो कोरिलेशन आता है उसको मैच करते हैं, उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं और फिर हम बताते हैं कि आया ये टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। मतलब आया पार्टिसिपेंट में कंसिस्टेंसी आ रही थी या नहीं आ रही थी। फर्स्ट टाइम में जो जिस क्वेश्चंस का जिस तरह वो आंसर कर रहे थे, सेकंड टाइम में भी क्या वो इसी तरह आंसर कर रहे हैं। और इसके हम एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं, हमारे पास 50 पार्टिसिपेंट्स हैं और हमने एक आईक्यू टेस्ट की रिलायबिलिटी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी चेक करनी है। तो हम जनवरी 1 में उन पे आईक्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम 31 जनवरी को दोबारा उन पे सेम डिफ़िकल्टी लेवल का एक टेस्ट अप्लाई करेंगे ताकि हम उनकी रिलायबिलिटी मेजर कर सकें और फिर उन दोनों टेस्ट में जो रिलायबिलिटी आएगी हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि इसकी रिलायबिलिटी को ख़राब करते हैं, जिसमें कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लाइक मूड्स एंड डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक दैट। और इसका जितना कम डिफरेंस होगा फर्स्ट रिलायबिलिटी में दूसरे रिलायबिलिटी के साथ उतना ही अच्छा हमारा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी आएगी। सही है। इसमें कुछ पोटेंशियल बायसेस आते हैं, फटीग इफेक्ट, प्रैक्टिस इफेक्ट एंड डिफरेंस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो प्रैक्टिस इफेक्ट ये है कि जब हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं ना फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट पे, तो जब हम उसको दोबारा पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है उस टेस्ट पे, वो उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए उसमें जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं आती पार्टिसिपेंट में। तो जब हम इसको कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि हमने सेम टेस्ट नहीं उनको देना, इक्वल डिफ़िकल्टी का टेस्ट उन्हें देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम है फटीग इफेक्ट। फटीग इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हमारे टेस्ट से थक चुके होते हैं। मतलब हमने 1 घंटा पहले उनसे टेस्ट फिल करवाया तो 1 घंटे बाद दोबारा हम उनको एक टेस्ट दे रहे हैं कि आप इसको फिल करें, तो वो उसको मतलब दिल से फिल नहीं करेंगे, उनका मूड ऑफ हो चुका होगा हमारे टेस्ट से, वो बस सर से उतारने वाली बात करेंगे, ऐसे ऐसे टिक कर देंगे। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमारे पास एक प्रॉपर टाइम लिमिट हो कि मतलब हम 1 मंथ बाद जो मेजर अच्छा माना जाता है वो यही है कि हम 1 मंथ बाद दोबारा टेस्ट कंडक्ट करें। मगर अगर 1 मंथ पॉसिबल नहीं है तो आप
एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स का टाइम ज़रूर लें। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंस इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंस इस तरह होती है कि फर्स्ट टाइम हमने टेस्ट होने दिया तो बहुत अच्छी कंडीशन थी, लाइक एसी पंखा सब कुछ चल रहा था, कमरे की सिटिंग एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बाहर शोर भी नहीं आ रहा था, तो पार्टिसिपेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। नेक्स्ट टाइम में ये हुआ कि जब हमने उनसे दोबारा टेस्ट कंडक्ट करवाया तो उनकी जो वो थी ना इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लाइक लाइट नहीं थी, फुल अंधेरा था, बाहर से ट्रैफिक का बहुत शोर आ रहा था, और उसके अलावा पंखा नहीं चल रहा था, गर्मी बहुत थी। तो उसकी पार्टिसिपेंट की जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट हुई, जिसकी वजह से उनकी रिलायबिलिटी में फ़र्क आया और फिर उससे हमारी रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट हुआ। तो इसको हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है कि जो हम फर्स्ट में इन्वायरमेंटल कंडीशन दे रहे हैं पार्टिसिपेंट को वही सेकंड में दें, ताकि इससे कोई इफ़ेक्ट ना आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तूबा आज़म फ्रॉम M2 MPhil फर्स्ट। मेरा टॉपिक है इंटरेटर रिलायबिलिटी। इंटरेटर रिलायबिलिटी में बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट रिसर्चर्स एक ही टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रिसर्चर की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, अपनी परसेप्शन होती है। वो हर सिचुएशन को अपने तरीके से परसीव करता है। इसकी अगर एक एग्ज़ाम्पल ले ली जाए तो वो ये हो सकती है कि जैसे एक बच्चा है और वो डिबेटिंग कंपटीशन के लिए गया है। जब वो वहाँ जाके डिबेट करना शुरू करता है तो वो अपने सामने काफ़ी सारे जजेस को बैठा देखता है, यानी 3-4 जजेस का एक पैनल होता है। या अगर हम एक इंटरव्यू की एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि वहाँ पर 3-4 इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, जो एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और हर इंटरव्यूअर या हर जज अपने तरीके से उसकी जो बातें होती हैं या उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको परसीव कर रहा होता है। सो सेम इज़ विद द इंटरेटर रिलायबिलिटी कि एक टेस्ट को डिफरेंट ऑब्जर्वर्स या डिफरेंट रिसर्चर्स कंडक्ट करेंगे, और हर रिसर्चर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपनी एक परसेप्शन होगी। इन दी एंड उन सारी परसेप्शंस को या उन सारी ऑब्जर्वेशंस को कोरिलेट कर लिया जाएगा और उनकी कंसिस्टेंसी निकाली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो बाइसनेस है वो डेटा कलेक्शन के दौरान और जो रिजल्ट्स आते हैं उसके दौरान कम से कम हो। ठीक। अब इसका मेजर करने का तरीका भी मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि जी डिफरेंट रिसर्चर्स उस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम उसका कोरिलेशन निकालेंगे और उसका एक रिजल्ट का सेट बना लेंगे। Assalamu alaikum, this is Aisha Khalid and I am going to present parallel form reliability. Parallel form reliability basically मेजर करती है कोरिलेशन बिटवीन टू इक्वलेंट वर्जन्स ऑफ अ टेस्ट। हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट असेसमेंट टूल्स या दो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और हम उसको डिज़ाइन करते हैं सेम ही चीज़ को मेजर करने के लिए। हम बेसिकली इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो सेम आंसर्स को या को ही दोबारा रिपीट ना करें, इसलिए हम डिफरेंट वर्जन्स बनाते हैं। मतलब एक हम लोगों ने टेस्ट बनाया या कोई भी टूल बनाया, उसके हम लोगों ने दो वर्जन्स क्रिएट कर लिए, लेकिन वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा बेसिकली उसका रिज़ल्ट जो है वो एक सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सब कुछ करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिलायबल रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उसके बाद है हाउ टू मेजर इट। द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। हम इसको बेसिकली मेजर इस तरह करते हैं कि हमारे पास लार्ज सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और इवेलुएट कर रहे होते हैं सेम चीज़ को, फिर हम उसको रैंडमली टू क्वेश्चन सेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे सेम ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स रखते हैं और उन दोनों को उन रिस्पोंडेंट्स को वो दोनों हमारे जो टेस्ट के वर्जन्स हैं या दो हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सेम पॉपुलेशन को दिए जाते हैं कि वो आंसर करें। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन बिटवीन द रिज़ल्ट्स, कितना कोरिलेशन आया। अगर हमारी कोरिलेशन हाई है तो हम इंडिकेट कर रही है कि हमारी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टेस्ट करवाया अपने रिस्पोंडेंट से। सबसे पहले हमने अपनी जो पॉपुलेशन है ना उसको रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। फिर उसके बाद हमने उन दोनों ग्रुप्स को जो हमारे दोनों सेट ऑफ क्वेश्चंस थे बार बार पहले ग्रुप ए को दिया टेस्ट ए, फिर उसके बाद ग्रुप बी को दिया टेस्ट बी, फिर उसके बाद ग्रुप ए को दिया टेस्ट बी, देन ग्रुप बी को दिया टेस्ट ए। फिर उसके बाद हमने मेजर करना है कि कितना कोरिलेशन आया है इन दोनों टेस्ट के दरमियान जो सेम चीज़ को मेजर कर रहे हैं। Assalamu alaikum, my name is Arij Fatma and the topic of my presentation is internal consistency. Internal consistency is basically the degree of interrelation or homogeneity among the items on the test, such as there is consistency with one another and measuring the same thing.
जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है उसमें हम जो डिफरेंट आइटम होते हैं एक टेस्ट के, वो कितने आपस में रिलेट कर रहे हैं उसके अबाउट हम उसको चेक करते हैं, उनके उनके दरमियान कितना कोरिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कोई भी जो टेस्ट है अब वो अप्लाई कर रहे हैं, ये वो हमने टेस्ट बनाया है, जैसे कि डिप्रेशन का टेस्ट बनाया, तो उसके अंदर जो सारे आइटम होंगे वो डिप्रेशन को ही मैयर कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ को मैयर ना कर रहे हों, यानी उनके दरमियान आपस में कोरिलेशन होना चाहिए। जिस चीज़ को हम मैयर करना चाह रहे हैं वो उसी चीज़ को मैयर कर रहे हों। और दूसरी चीज़, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो जब हम टेस्ट बना रहे हैं उनके आइटम के दरमियान कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और दूसरा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट है, अगर जब वो हमें आंसर करेंगे, हमने कोई टेस्ट उनके ऊपर अप्लाई किया है और वो उसका आंसर करेंगे हमें, तो उनके दरमियान भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक भी उन्होंने हाँ किसी भी क्वेश्चन है उसका हाँ जवाब दिया हुआ है और आगे कहीं उस टाइप के क्वेश्चन है उस पर नहीं जवाब दिया हुआ है। तो बेसिकली इंटरनल कंसिस्टेंसी ये चीज़ है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर एक रिस्पोंडेंट जो है वो एक हमने टेस्ट लिया है, उसमें हमने लिखा आई लाइक टू राइड बाईसाइकिल, उस पर वो येस बोलता है, एंड आगे कुछ क्वेश्चंस के बाद दोबारा से क्वेश्चन आया आई हैव इंजॉयड टू राइडिंग बाईसाइकिल इन द पास्ट, उसमें भी वो येस बोलता है। तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो अगले पे ये बोल देता है कि आई डोंट लाइक टू राइड बाईसाइकिल, उस पर यस बोल देता है, तो फिर उसका मतलब है कि उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा ठीक नहीं है। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हम चेक कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी जो है वो हम चेक कर रहे हैं। तो अगर हमने किसी का एक टेस्ट अप्लाई किया, तो अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है तो उसके सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर ऑप्टिमिज़म वाले क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ऑप्टिमिज़म की तरफ ज़्यादा है और दूसरा जो है वो पेसिमिस्टिक की तरफ वो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके दरमियान कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि वो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इंटरनल कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं उसकी इम्पॉर्टेंस हमें पता होना ज़रूरी होनी चाहिए। तो जब भी हम कोई टेस्ट बनाते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हम कोई भी जो टेस्ट बनाते हैं वो अगर हम एक चीज़ उस पर मैयर कर रहे हैं तो वही चीज़ मैयर कर रहे हो। यानी कि एक टेस्ट डिप्रेशन एंग्जाइटी का है तो वो जो डिप्रेशन का वो डिप्रेशन को मैयर कर रहा है, एंग्जाइटी का वो एंग्जाइटी को मैयर कर रहा हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमने कोई टेस्ट बनाया है तो अगर उसके आइटम आपस में मैच कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो टेस्ट है ये इस चीज़ के लिए है, जैसे कि डिप्रेशन के लिए है या फिर एंग्जाइटी के लिए या फिर किसी और कोई भी जो हम मैयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर उसके दरमियान वो कॉन्ट्राडिक्ट होंगे उसके आइटम्स, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो रिलायबल नहीं है। इसी तरह अगर जो है हमने किसी की पर्सनालिटी को देखना है या कुछ भी किसी के अंदर हमने कोई भी हम उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर उसने वो क्वेश्चन उस लिहाज से दें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया ऑप्टिमिज़म की, अगर एक शख्स ऑप्टिमिस्टिक है तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्टिमिस्टिक है अगर उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर ठीक होगा। इस तरह हमें उसकी पर्सनैलिटी का ठीक तरीके से पता चलेगा। इसकी आगे 3 तरह की टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की, वो है क्रॉनबेक अल्फ़ा, सेकंड है एवरेज इंटर आइटम और थर्ड है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। और इनकी डिटेल जो है वो मेरी नेक्स्ट ग्रुप मेंबर है वो आपको बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुरतुलैन और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हमारे जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्ट को मैयर करने के लिए, वो उस कंस्ट्रक्ट को वो क्वेश्चंस मैयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। अब हम उसकी पढ़ेंगे टाइप्स। उसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, एक क्रॉनबेक अल्फ़ा, दूसरे एवरेज इंटर आइटम और तीसरी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ओके, पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्रॉनबेक अल्फ़ा क्या होता है। क्रॉनबेक अल्फ़ा क्या होता है, ये वो मेजरमेंट होती हैं जो कि डिटर्मिन करती हैं कि हमारा जो सेट ऑफ आइटम है वो आपस में कितना रिलेटेड है। मतलब हमारे जो आइटम्स हैं जो हमारे किसी कंस्ट्रक्ट को मैयर कर रहे हैं, वो सारे आइटम्स आपस में कितने इंटर रिलेटेड हैं, कितने के क्लोज हैं, उसको कहते हैं हम क्रॉनबेक अल्फ़ा। इसकी रेंज होती है 0 to 1
मतलब अगर हमारे पास कॉन बाय अल्फ़ा की वैल्यू रिलेटेड टू 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे जो आइटम्स हैं जो किसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं वो रिलायबल नहीं है, और अगर वो 1 के करीब वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो रिलायबल है। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, हमने कोई भी सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हम उसकी रिलायबिलिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हम रिलायबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे, अगर तो वो सारे के सारे क्लोजली रिलेटेड होंगे वो आइटम्स, एंड डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन को मैयर करने के लिए हमने क्वेश्चन आयर बनाया, उस क्वेश्चन आयर की रिलायबिलिटी देखेंगे। अगर तो उस तमाम के तमाम जो क्वेश्चन आयर के आइटम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो वो रिलायबल होंगे, अगर वो रिलेटेड नहीं होंगे तो वैल्यू 0 के करीब आएगी और वो हमारे लेस रिलायबल होंगे। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारी एवरेज इंटर आइटम। इसमें क्या होता है, ये वो टाइप है इंटरनल कंसिस्टेंसी की जो हमें बताता है कि हमारे क्वेश्चनायर में जो आइटम्स हैं उनकी अलाइनमेंट कैसी है, वो किस तरीके से अलाइन हुए हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, जिस तरह हमारा एक मेजर स्केल होता है, कंस्ट्रक्ट है ना, उसके अंदर सब स्केल्स आते हैं। अब पहले सब स्केल्स के बी फर्दर 2 क्वेश्चन हैं, दूसरे सब स्केल्स के फर्दर 3 क्वेश्चन हैं, तीसरे सब स्केल्स के फर्दर 5 क्वेश्चन हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो पहला सब स्केल है उसके 2 क्वेश्चन हैं तो उसका पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल स्टार्ट पे रख दूँ, ठीक है, पहले सब स्केल का, और उसी सब स्केल का दूसरा क्वेश्चन मैं थर्ड वाले सब स्केल्स के क्वेश्चंस के साथ रख दूँ। इस तरीके से हम उसके अलाइनमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। तो इसकी भी रेंज दी हुई है, जैसे 0.00 से 0.69 तक आती है तो ये हमारी पुअर अलाइनमेंट हो जाती है। 0.70 से 0.79 तक आती है तो फेयर अलाइनमेंट है। अगर हम एक सर्वे करते हैं उसको हमारी अलाइनमेंट निकलती है 0.80 से 0.89 तक आएगी तो गुड अलाइनमेंट। अगर हमारी 0.86 भी आ रही है, 0.84 भी आ रही है तो इट्स मीन्स दैट हमारी अलाइनमेंट गुड है। थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। थर्ड टाइप हमारी आ जाती है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ये भी हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी की टाइप है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये इसमें हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। मतलब अगर हमने एक सैम्पल लिया है, ठीक है, उस सैम्पल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 10 लोगों को लिया है, 5 का एक ग्रुप बना दिया, 5 का एक ग्रुप बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आयर है उसके आइटम्स को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हाफ क्वेश्चन आयर ग्रुप ए से फिल कराएंगे और हाफ क्वेश्चन आयर ग्रुप बी से फिल कराएंगे। फिर हम उन दोनों को चेक करेंगे, उन दोनों के आंसर्स को, उन दोनों के दरमियान हम कोरिलेशन देखेंगे कि अगर तो उन दोनों के दरमियान में कोरिलेशन अच्छा आता है, इसका मतलब ये है कि उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर उनके दरमियान का कोरिलेशन नहीं अच्छा आता तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों की जो हमारे पास आ रही है कंसिस्टेंसी आ रही है, वो हमारी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है। ये 3 टाइप्स होती हैं जो हम हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।